मानी जानी चाहिए 300 में से सबसे अच्छी कहानी। आज हम एक प्रश्न पर गौर करेंगे कि हिंदी प्रेमचंद की सबसे अच्छी कहानी कौन सी है, या इन 16 कहानियों में सबसे अच्छी कहानी कौन सी है। ये 16 कहानियां प्रेमचंद की सबसे अच्छी कहानियां हैं, इनमें सबसे अच्छी कहानी इन 16 में तो है ही, आप ये भी कह सकते हैं कि उनकी सबसे अच्छी कहानी है। इस पर हमारा या हिंदी साहित्य का सामान्य मत कफन को लेकर है। तो पहले कफन को देख ले। कफन में जो दो चरित्र हैं, एक है घीसू। घीसू का बेटा है माधव, और माधव की जो पत्नी है उसका नाम है बुधिया। तो घीसू और माधव दोनों एक तो हैं बहुत गरीब इतने हैं कि 20 साल पहले एक बारात में, एक भोज में आखिरी बार पेट भर के खाना खाया था घीसू ने। पेट भर के खाना क्या होता है, इसके लिए उसको 20 साल पहले की मेमोरी की जरूरत है कि उस भोज में जो खाया था ना, किसने रोका नहीं था, इतना खाया मजा आ गया था। और उसके बाद 20 साल से भरपेट खाना ही नहीं खाया है। तो जब तुलना करनी है तो 2-4 दिन भूखे रह के फिर तुलना कीजिए। जैसे कल बताया था ना कि भूखे आदमी कह रहे हैं कि प्लेट फेंकनी है, नहीं फेंक पा रहा था, चेहरे के भाव कुछ हो रही आ रहे थे बार बार। तो जिसने 20 साल से खाना ना खाया उसकी मनोदशा पर गौर करके देखिए। और साथ में दलित हैं। अब इस पर खूब आरोप है, कफन कहानी पर खूब आरोप है कि दलितों के खिलाफ है। हम हल्का सा संकेत इस बात करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे इस बात को। शादी को भी 1 साल भी नहीं हुआ है और बुधिया गर्भवती है और प्रसव पीड़ा से गुजर रही है, बच्चा होने वाला है। ये दोनों बाहर बैठे कमरे के अंदर, बुधिया तड़प रही है। आमतौर पर बहुत गरीब घरों में, ग्रामीण घरों में ऐसा होता है कि उसके लिए हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, वहाँ पर कोई दाई आती है तो वही लोग करते हैं। और कुछ महिलाएं इतनी मजबूत होती हैं कि वो खुद ही ये सब मैनेज करती हैं, फिर किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है उनको। अब अंदर कराह रही है, तड़प रही है। ये दोनों खा रहे हैं शकरकंदी वहाँ पर बाहर बैठ के। आलू घीसू माधव से कह रहा है कि भाई तुम जाओ अंदर, तुम्हारी पत्नी है। उसको लग रहा है कि अगर मैं अंदर गया तो ये खा जाएगा, आलू सारे आलू खा जाएगा। अच्छा, इस बात को वो लोग समझ नहीं सकते जिन्होंने कभी अभाव देखा नहीं है। अगर बचपन से अच्छी स्थिति में रहे हैं, भरपेट खाना खाते रहे, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। कभी बहुत भूख लगी हो और खाना सीमित हो, और ठीक उस समय सब लोग खा रहे हैं, गारंटी नहीं है कि बाद में मिलेगा, और ठीक उस समय कोई जरूरी काम आपका आ गया, आपको बड़ा गुस्सा आता है कि ये। इस मनोविज्ञान को समझने का सबसे क्लासिक एग्जाम्पल जो मैं में समझाने के लिए देता हूँ, मैंने खूब ऑब्जर्व किया। जैसे हॉस्टल में हम लोग तो 4 लोग हैं, मूंगफली आई बहुत सारी, चलो सब मूंगफली खाएंगे साथ बैठ के। तो बहुत भूखे व्यक्ति के सामने अगर भोजन हो और साथ में कोई जिम्मेदारी हो तो उसकी ज्यादा रुचि किसमें रहती है, भोजन में रहती है। घीसू डांट रहा है, मेरी बहू है, तेरी बीवी है, तुझे जाना पड़ेगा, और वो जाने को तैयार ही नहीं है। गुस्सा भी आ रहा है उसको, अरे मरना तो पहले ही मर जाना, क्यों परेशान कर रही है। इतना संवेदनहीन हो गया है। और इस संवेदनहीनता का संबंध दलित होने से नहीं है, गरीब होने से। ऐसी गरीबी व्यक्ति की संवेदनाओं को मार देती है। फिर बुधिया मर गई थोड़ी देर में। अब मर गई तो सोचे क्या करें भाई, मर गई, वो तो कफन चाहिए, इसके लिए अंतिम संस्कार करना होगा, पैसे है नहीं। और इन दोनों की ख्याति ऐसी हो चुकी है, आर्थिक वित्त बाजार में इनकी स्थिति ऐसी है कि किसी से भी पैसा मांगते हैं तो लोग उसको देने से कतराते हैं, पैसे वापस नहीं मिलेंगे, गारंटी इस बात की है पूरी। इसमें कोई शक शुबा नहीं, पैसे नहीं ही मिलेंगे। सबके पास जा रहे हैं, कोई नहीं देना चाह रहा। लेकिन जैसे ये बात है कि पत्नी मर गई, कफन के पैसे चाहिए, अब मामला ऐसा हो गया कि जो नहीं देगा बाद में उसका अपमान समाज में हो जाएगा कि देखो कैसा भी है, इसकी पत्नी मर गई थी, कफन के पैसे नहीं दिए आपने। तो कफन के लोग पैसे दे देते हैं और पैसा इकट्ठा हो गया 5 रुपए। अब ये पैसे लेके निकले कफन खरीदने के लिए। कल्पना कीजिए 2 ऐसे लोग जिन्होंने पिछली बार 20 साल पहले भरपेट खाना खाया था, उनके पास 5 रुपए हैं। 5 रुपये 1936 के हैं, तो आज के मान लीजिए 500 1000 रुपये मान लीजिए, उतने लेके निकले हैं। अब मन मेरा कफन तो जल ही जाना है, और वो जिंदा होती तो क्या चाहती, पैसे इस पे खर्च कर देंगे, कुछ अच्छा काम कर लें। और रास्ते में रेस्टोरेंट मिल गया, किसी ने किसी से बात नहीं की, दोनों के पैर अपने मुड़ गए वहां पर। एक आंतरिक तारतम्य ऐसा है दोनों के बीच में। और पैसा पहली बार इतना है कि भरपेट खा पा रहे हैं, आराम से पेट भर के खाई पूरी। और जब खा लिया उसके बाद बच भी गया है खाने के बाद, ऐसा पहली बार एहसास हुआ उनको। भाई भिखारी बैठा है तो माधव ने बची हुई पूरियां उसको दे दी कि लो खाओ। ये बड़ा गहरा संकेत है। और पहली बार माधव ने देने के संतोष को महसूस किया। एक संकेत है कि गरीब आदमी भूखा तो बुरा नहीं होता है, पेट भरते ही उसके अंदर अच्छा होने की संभावना आ जाती है। जो आदमी अपनी पत्नी के कफन के पैसे से खाना खा रहा है, वही अपना पेट भरते ही दूसरे भूखे आदमी को खिलाना भी चाहता है। बस आपने शराब पी ली है, नशे में है, गीत गाते हुए चल रहे हैं, आगे जाके लुढ़क गए हैं और कहानी यहीं खत्म हो गई। अब जो परंपरागत पाठक है, जैसे आप भी अभी परंपरागत पाठकों में शामिल हैं, आपको खुद बुध हो रही होगी कि हुआ क्या उसके बाद, कफन लाए कि नहीं लाए, जलाए कि नहीं जलाया कम वक्त में, है ना। तो ये जो डिमांड है ना कि कहानी एक निश्चित अंत पर पहुंचनी ही चाहिए, ये डिमांड परंपरागत पाठक की होती है। इन आजकल की कहानी का स्मार्ट हो गया, वो किसी अंतिम बिंदु पर कहानी को पहुंचाते ही नहीं। कहते जो आपको सोचना सोच लीजिए, जो कल्पना करनी कर लीजिए, हमारी कहानी यहीं तक की थी, इसके बाद आपको जो सोचना सोचिए। और कफन पर एक आरोप यह है कि प्रेमचंद ने इनको दलित क्यों दिखाया, चमार जाति का क्यों दिखाया। क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि दलित लोग इतने संवेदनहीन होते हैं। अच्छा, प्रेमचंद को आप देखेंगे तो 1910 के आसपास की कहानियों, बड़े घर की बेटे उसको या जैसे 1920 के आसपास की कहानियों में, जैसे बूढ़ी का की है, उसमें एक वाक्य था कि ब्राह्मणी जूठे पत्तल खाए, इससे बुरा दृश्य क्या हो सकता है। तो लगता है कि वो शुरू में थोड़ा थोड़ा उस तरह का माइंडसेट रखते होंगे, जिसमें उनकी गलती नहीं होगी, उन्होंने जो अपने परिवार से सीखा, समाज से सीखा, उसी के बड़े हुए होंगे। लेकिन सदगति में आपने देख लिया कि वो न केवल दलित समाज के प्रति संवेदनशील हैं, बल्कि दलितों की उठती हुई अधिकार चेतना का समर्थन कर रहे हैं। गोदान में आप देखेंगे कि एक कैरेक्टर है, दाता दीन और माता दीन, बाप बेटा है। माता दीन एक ब्राह्मण है, किंतु उसका एक दलित महिला से संबंध है, उसका नाम सिलिया है। और बाद में पर कहानी के अंत में माता दीन ने सिलिया को अपना लिया और उसका पति बन गया, और वो पूरी तरह से वर्ण व्यवस्था के इस चंगुल से बाहर निकल गया है। और सिलिया के परिवार के भीतर दलित चेतना इतनी आक्रामक दिखाई गई है
और उस उपन्यास को पढ़ के कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि प्रेमचंद इस उभरती हुई आक्रामक दलित चेतना का मजाक बना रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। सदगति में भी उस चेतना का समर्थन कर रहे हैं। तो सदगति में अगर समर्थन है तो उसके कुछ वर्षों बाद 1936 में लिखी गई कफन कहानी में, और उसी साल जिस साल गोदान में लिखा, और गोदान में सिलिया का कैरेक्टर भी आ रहा है, सिलिया का परिवार भी शामिल है। कैसे मान लें कि एक ही समय प्रेमचंद दलित विमर्श का समर्थन और विरोध दोनों कर रहे थे? तो जो एक सामान्य समझ हिंदी साहित्य में अभी से इसको समझ लें, इस कहानी में घीसू और माधव को दलित बताना, और साथ में इनके बारे में खास बात क्या है, कामचोर, वित्तीय मामले में एकदम बेशर्म इनको बताया गया है, एकदम बेशर्म। अच्छा, ये बेशर्मी जो है ना आ जाती है एक समय के बाद। जैसे वो बहुत गरीब है, बहुत खुददार है, नहीं चाहता उधार लेना, गरीबी इतनी है, नौकरी है नहीं, बेरोजगारी है, बहुत कोशिश करता है नौकरी मिल जाए, नौकरी मिलती नहीं उसको, क्या करेगा? किसी दोस्त से उधार लेगा, उधार चुकाना चाहता पर पैसे हैं ही नहीं उसके पास, अब कैसे अगला महीना गुजारे? किसी और दोस्त से उधार लिया, धीरे धीरे सारे दोस्तों से एक बार उधार ले चुका है। अब इसके बाद क्या करेगा? इन दोस्तों में से वो दोस्त जो थोड़ा इमोशनल है, जो दूसरी बार भी उधार दे सकता है, उसके पास जाएगा। एक आध दोस्त फोन करेगा, तुमने पैसे वापस दिए नहीं किया, और उनके हाथ से उनका एक क्लाइंट चला गया, शर्म नहीं करनी। तो इनकी बेशर्मी, इनकी कामचोरी, इसका संबंध इनके गरीब होने से है, दलित होने से नहीं है। और प्रेमचंद सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि दलित समाज के लोग प्रायः अपनी गरीबी और बुरी स्थितियों में किस हद तक चले जाते हैं कि सामान्य मानवीय जीवन जीने की संभावना बचती ही नहीं। तो हमारा स्टैंड हमेशा ये रहेगा कि प्रेमचंद कफन कहानी के माध्यम से दलितों की दुर्दशा का अंकन करना चाह रहे हैं, न कि दलितों पर व्यंग्य करना चाह रहे हैं। और तर्क मैंने आपको पहले दिया, सदगति का जिक्र भी करेंगे, गोदान का जिक्र भी करेंगे, और तब तुलना करके बताएंगे कि प्रेमचंद पर ये आरोप लगाना क्यों गलत होता है। स्पष्ट एकदम। ये 7 कहानियां तो बहुत प्रमुख वाली हो गई।